मैं अपनी दिल लंगर करता अस्सलाम वालेकुम सर। हूँ। इधर सारों ने किया है, कोई रहता है कर लिया जी। क्या नाम है अपना, तारुफ दो। सर मेरा नाम उमर शब्बीर है सर, और लाइव सेशन में आज हमारा सेकंड टाइम है। और इससे पहले जो लाइव सेशंस थे सर, वो हम जब आप सर्विसेज हॉस्पिटल में किया करते थे 2019 समथिंग में, तब हम अटेंड किया करते थे। तो मेरी आपसे सर फ़ोन पे भी काफ़ी मरतबा बात हुई है। आपको याद होगा आखिरी दफ़ा आपसे मेरी कॉल पे बात हुई थी, मेरे ख्याल से शायद ये जून जुलाई का टाइम चल रहा था। मेरा आया था सेकंड ईयर का रिज़ल्ट। तो आपको सर मैंने कॉल करके बताया था कि मैं फिर से फेल हो चुका हूँ। ओए अच्छा, फिर तो उधर तो आपने कंसोल किया था और कहा था कि बच्चे किस सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो। मैंने कहा सर मैथ, और मैथ में फ़ेल हुआ हूँ। तो फिर सर उधर आपने वैसे तो कहा था कि बेटा मैथ तो सारी प्रैक्टिस से ही है। उसके अलावा आपने सर ये भी कहा था कि अगर तुम मैथ में वीक हो, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सर मैं 9th क्लास में भी एक बार फेल हुआ था, मैथ में ही फेल हुआ था। तो आपने यही देखते हुए कहा था कि बच्चे अगर मैथ तुम्हारा इतना वीक है तो फिर मैथ के साथ पंगा क्यों छेड़ के बैठ गए। तो सर आगे जाकर फिर आप कह लें अल्लाह की तरफ से ही मदद हुई कि उसी दिन जो है ना बैठा मैं कर रहा दुआ। तो जैसे दुआ के अंदर मुझे ना जवाब आया कि घर से बाहर निकलो, फेल हो गए हो कोई मसला नहीं, अपने लिए ट्यूशन ढूंढो तैयारी के लिए। अच्छा, तो फिर मैंने अमार को लिया, छोटा भाई। उस दिन इसका निकलने का दिल कोई नहीं, मैंने इसको जोर जबरदस्ती कहा कि आ जा भाई, बहाने ना लगा मेरे साथ। तो निकल खड़े हुए हम दोनों यहाँ वहाँ अपने जो हमारा रिहायशी इलाका है इस्लामाबाद का सेक्टर G11 वहीं घूमते फिरते रहे पैदल। तो उधर एक घर के बाहर लगा हुआ एक बोर्ड ट्यूशन का। अच्छा, हमने देख लिया सही ये ट्यूशन है, तो दरवाज़ा खटखटाया। उधर पता चला कि कोई मैम हैं जो पढ़ा रही हैं ट्यूशन। तो उनसे जाकर फिर मैंने बात की कि मैम अगर आप मैथ की ट्यूशन मुझे पढ़ा दें, इतना टाइम है मेरे पास, मेरे जो फिर से एग्ज़ाम्स आएंगे तो वो मैंने देने हैं। उन्होंने कहा ठीक है बच्चे आप आना शुरू कर दें। अच्छी साफ़ सुथरी खातून थी, उन्होंने कहा आप आ जाएं। तो मैं उनके पास गया और पहले दिन मैंने फ़ीस नहीं दी। उन्होंने कहा ट्रायल आप ले लें, आप देख लें, अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, आपको दूसरी ढूंढ लें। तो उन ट्रायल के जो 2 दिन थे ना, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा ये चीज़ भांप ली थी मेरी कि ये लड़का जो है मैथ में वाकई में वीक है, इतने टाइम में इससे कवर नहीं होगा। तो उन्होंने फिर कह दिया कि बच्चे आप एक काम करें, अपना जो सब्जेक्ट है ना फेडरल बोर्ड में, हमारा इस्लामाबाद वालों का फेडरल बोर्ड होता है, उसके अंदर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करवा लें। मैथ से ना आप अपना सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट करवा लें। दरअसल मैंने ICS भी जो की है ना सर, वो कॉमर्स कॉलेज से की है, और फिज़िक्स की जगह ना ICS में मैंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी थी। इट वॉज ICS स्टेटिस्टिक्स। तो कॉमर्स से ज़रा मेरा एक वाकफियत थी, और इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था थ्योरी थी, थ्योरी में मैं आराम से पास हो जाता हूँ। तो उसकी मैंने तैयारी की उनके पास, और अब पेपर दे दिया, और अब इम्कानात हैं कि मैं पास हो भी जाऊँगा इंशाल्लाह। सर उसके अलावा मेरा एक सवाल है आपसे। शुरू मैंने मैथ्स का जब आपने मुझे कहा जी सर, तो मैंने आपको ये अपनी स्टोरी नहीं सुनाई कि मैं मैथ्स में वीक था, फिर मैंने मैट्रिक में एक दिन पहले 24 घंटे में सारी सुनाई थी स्टोरी। जी सर आपने सुनाई थी। ये सुनाई थी जी सर आपने सारा बताई दिन थी। बैठ के खुद पढ़ता रहा था मैट्रिक की मैथ की बुक की, पहले वो एक्सरसाइज से पहले जी सर, जो चैप्टर की डिस्क्रिप्शन थी उसे पढ़ता था, एग्जाम्पल्स को समझता था, और फिर वो एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस रैंडम करता था, फिर आगे चलता था। मैं ख्याल 24 या 36 आवर्स में बैठा रहा था, और पेपर की रात फिर सो गया। मेरे अब्बू ने कहा हुआ था कि मैथ्स का पेपर जो है उसमें जल्दी सोना है। आके घर मैंने अम्मी को बता दिया था कि 100 में से 96 मार्क्स होंगे सर। मैं अल्लाह 96 थे। मैंने बताई थी ये स्टोरी, जी सर आपने बताई थी। याद होगी तुम्हें? जी सर मुझे याद। मैथ वाले को जरूर सुनाता हूँ सर अल्लाह के बाद मेरी वालदा और मेरे बहन भाई गवाह हैं कि आखिरी दिनों में ना, जब जो पेपर मेरा फेल हुआ था जिसकी आपको मैंने खबर दी थी ना, उस पेपर की तैयारी के लिए मैं सुबह सादे की पौ फटने से पहले 5 बजे उठता था सर्दी में। अपनी कोई नमाज वमाज पढ़ी, एक्सरसाइज वगैरह कर ली थोड़ी सी दिमाग रवां करने के लिए, और बैठ जाता था पढ़ने। 5 बजे पढ़ना शुरू करता था, और पूरा मतलब दिन गुजार के 2 बजे जो है ना मैं जोहर की नमाज के लिए उठ जाया करता था, छोड़कर उसके बाद सो लिया थोड़ा सा, और फिर उठकर वापस पढ़ने लग गए। मेरी अपनी ये रूटीन इतनी मैंने स्ट्रिक्ट कर ली थी कि मेरा पूरा फोकस था कि यार मैथ मैंने पास करनी है, मैथ मैंने पास करनी है। लेकिन फिर भी मैथ में ना सर हमेशा से तैयारी जितनी मर्जी कर लूँ,
एक अनसर्टनटी मुझे रहती थी। ये नहीं कि खुद एतमादी नहीं थी, खुद एतमाद में पूरा था, लेकिन अनसर्टनटी बहुत थी इस चीज़ के अंदर। इकोनॉमिक्स की जब मैं तैयारी की थी तभी अनसर्टनटी नहीं थी मुझे, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार मैं पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और सर मेरा एक सवाल है आपसे कि ओवरऑल सर मतलब अल्लाह भला करे आपका सर, अल्लाह से दोस्ती आपने ही करवाई थी मेरी, उससे पहले कोसों दूर था इस सब से। झूठे दिल से पढ़ी गई नमाजें, शेख जी की वो नसीहतें और वो खुतबे जो कि सिर के ऊपर से जा रहे थे बिल्कुल असर नहीं करते थे मुझे। फिर मेरा कनेक्शन मजबूत हुआ अल्लाह के साथ, मेरे पे बातें खुलनी शुरू हुई तरह तरह की। वो बातें जो कि एक टाइम पे मुझे लगता था कि यार ये तो कोई किस्से कहानियों में ही कोई फेरी टेल्स ही हैं सारी, ऐसा हकीकत में नहीं होता। और हकीकत में जब मैंने वो होते देखा तो अकल मेरी भी दंग रह गई। लेकिन सर अल्लाह जो है ना हमेशा ये कहता है कि मेहनत करने वाला बंदा मेरा दोस्त है, और हमेशा ना इंसान को सच्चाई के साथ चलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम सर मुझे कभी बार समझ भी नहीं आती कि आखिर अल्लाह की तरफ से मुझे ये जो इशारे मतलब किन किन जगहों पर आ रहे होते हैं और कैसी कैसी जगहों पर आते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको मैं बता रहा हूँ सर कि 10th का जो मेरा मैथ का पेपर था, 10th का मैट्रिक का, उन दिनों सर मैं इतना डरा हुआ था इस सबसे कि मैं मतलब अल्लाह पानी वाली दुआ दिन में 3 दफ़ा करता था, नमाज कोई एक मैंने नहीं छोड़नी। उन दिनों सर मलंग हुआ था मुझे, कोई दोस्त यार भी जो है ना राह चलते, उन दिनों अब नए नए जवान हुए लड़के होते थे हम, गाली गुली को किसी ने दे देनी, कोई गंदी जुगत मार देनी, मैं उस पे भी चुप। मेरे दोस्त परेशान कहते हैं एनु होया की है। मैं सच में मतलब जवाब अगले से भी तगड़ा दे दिया करता था, लेकिन उन दिनों दोस्त भी परेशान थे कि इसको आखिर हुआ क्या, कौन सा सांप सूंघ गया सर। तो उन दिनों फुल मलंगी शुरू की हुई मैंने अपनी तरफ से। अच्छा पूरी उस दिन भी उन दिनों में पूरी रमज़ान के दिन थे, प्रेपरेशन की मैंने सही टका कर फुल फोकस के साथ। फिर आया मैथ के पेपर का दिन, सर आप यकीन नहीं करेंगे उस दिन मेरा दोस्त मेरे आगे बैठा हुआ और नकल का पूरा चांस। पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर मैंने मतलब वहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज लिया, आंखें बंद की, फोकस आपकी तरफ किया, फिर दिल में जवाब है ना बावे ना, नकल लगा नकल लगा नकल लगा, नकल लगा कर पास किया मैंने मैट्रिक का एग्जाम। अच्छा ये ख्याल सर दिल से था, दिल से था। नकल लगा। अच्छा नकल लगा के मैट्रिक का एग्जाम पास कर लिया, फिर चले गए कॉलेज में। कॉलेज में जाके फिर वही मैथ वाला मामला मेरा हुआ पड़ा था, मैथ मेरी वीक थी। और कॉलेज सर सरकारी कॉलेज था हमारा, स्कूल तो खैर मैं प्राइवेट पढ़ा था, SLS से बड़ा अच्छा स्कूल था, और टीचर्स भी पढ़ाने वाले थे, लेकिन कॉलेज में आके बिल्कुल ही मक्कू ठप गया मेरा। सारे गवर्नमेंट टीचर्स जो कि बिल्कुल कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेते थे पढ़ाने में, और मैं हमेशा तैयारी जो है ना वो एकेडमी में करता था। मैथ मेरी फर्स्ट ईयर भी फेल, सेकेंड ईयर भी फेल। अब उधर SLS में तो चलें फिर कुछ पढ़े लिखे लायक दोस्त थे मेरे जो कि छापा लगवा के पास करवा लेते थे, इधर सारे ही माशाल्लाह से मेरे जैसे, किसी को कुछ आता भी नहीं, किसी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं करने में, पूरी पूरी क्लासें मैथ में फेल हुई हुई। अब इधर आके सर मैं फंस गया, तो इधर से आगे फिर मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना पड़ा। लेकिन उसके अलावा सर आपको मैं कॉलेज के स्टैंड अप का एक वाकया बताता हूँ। उधर हुआ ये था कि स्टैंड अप का पेपर फेल था, हमारे क्लास इंचार्ज हुआ करते थे सर अशफाक अहमद साहब, बड़े दबंग मिजाज के टीचर थे, और मैं क्योंकि उनकी नज़रों में आया हुआ था तो बड़ा मुझे कहा करते थे यार कि तुम तो यूनिफॉर्म बिल्कुल मतलब टका के पहन, तो ये कोट पहना हुआ, ये टाई लगाई हुई है, इन सारे लड़कों में अलहदा ही नज़र आ रहे तो तुम तो अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले बंदे हो गए, और मैथ मेरी वीकनेस थी। तो वो मेरे पे बड़ी नज़र रखते थे यार कि ये जो है ना आगे नज़र आना चाहिए, ये टॉपर्स में नज़र आना चाहिए। तो स्टैंड अप का इम्तिहान था, मैं फ़ेल हो गया मैथ में, और स्टैट में भी फेल हुआ वो जो उनका सब्जेक्ट था प्रोफेसर अशफाक का। तो वो बड़े हो रहे कि क्यों फेल हो गया, उन्होंने मेरे फादर को भी कंप्लेन कर दी पीछे से कि आपका लड़का पढ़ाई में कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा। खैर बहरहाल उन्होंने कहा कि री स्टैंड अप लेते हैं और चेक करते हैं कि फिर ये अब कैसा परफॉर्म करता। तो परफॉर्म मैंने अब जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस वाली चीज़ की बात हो गई है, तो फिर मैंने भी कमर कस ली, फुल रगड़ कर तैयारी करनी शुरू कर दी मैथ की, फर्स्ट ईयर के मैथ की स्टैंड अप के लिए। अच्छा पेपर का दिन बैठा हुआ क्लास में,
साइड पे ना लड़के बैठे नकल लगा रहे चैट जीपीटी से, मोबाइल उन्होंने नीचे खोले हुए थे और मैं साइड पे। पहले मैंने कहा कि नहीं यार नहीं करूँगा, अब इस बार सच में अल्लाह देख रहा है, मैंने भी तैयारी की हुई है, ईमानदारी पे रहूँगा। फिर उस टाइम पे जो है ना एग्ज़ाम से पहले आंख बंद करता आपकी तरफ मैंने ध्यान किया, फिर वही ख्याल नकल लगा बावे नकल लगा, जाकर घुस के बैठ गए उनके साथ, मोबाइल उन्होंने खोला हुआ नीचे, धड़ 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 पेपर मैथ का पेपर पैराग्राफ की तरह लिखना शुरू किया। मैंने वो पकड़ा के आगे, लो भाई 100 में से 73 नंबर, पास हो गया लड़का, सर शुआ खुश हो रहा। तो सवाल क्या था? सवाल सर ये था कि आखिर अगर अल्लाह जो है सच्चाई का दर्स देता तो फिर मुझे हमेशा ये वाले ख्याल दिल में से चीटिंग के टाइम पे क्यों आते हैं? या फिर अल्लाह ने भी समझा कि लड़का इतना नालायक है कि इसको आसान रास्ते से निकलवाना पड़ेगा? सवाल मेरा ये है सर। अल्लाह तो गलत नहीं कहते। नहीं सर, अल्लाह मियाँ गलत, लेकिन तुमने ध्यान किया मेरी तरफ। जी सर। इसलिए आपने अल्लाह को दोष नहीं देना। नहीं सर, तो अल्लाह ने आपको कहा चीटिंग कर लो, ठीक है। मैं सारी बात है, शैतान एक, अल्लाह एक शैतान है। तुम शैतान की तरफ ध्यान किया, शैतान जिस तरह खुद पास हुआ, उसने कहा तू भी हो जा। तो इसलिए मैं कहता हूँ छोटे बच्चे ये फंस जाते हैं। वो है अपनी जगह सच्चा है, प्योर है, ठीक है। तो जिस ज़माने में ये सरवाइव कर रहे हैं, जिस मुल्क में ये सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ पे इनके लिए सारे इनाम रह गए, इनके लिए सारे असूल रह गए हैं, ठीक है। ये सबक मैंने दे नहीं सकता कि जब जज खुद नहीं ये कानून मान रहे, कानून बनाने वाले खुद नहीं मान रहे, कानून पे अमल दरामद कराने वाले कानून नहीं मान रहे, तुसी भी कड़े कानून, लेकिन वो तो अनारकी फैल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये इस तरह पेपर में मेरी तरफ ध्यान करेंगे, उथे मैं चुप करे कह देना। सर ये आपकी तरफ ध्यान करने वाली बात भी मुझे अम्मी ने ही बताई थी। ये अम्मी वो दुआ सेशन नंबर 13, वो ज़ुबान की ज़कात 13 वाली तो नहीं हो आप? नहीं, एक किरण वो फैसलाबाद वाली है मेरा, आप इस्लामाबाद से हैं। हाँ, वो किरण जेड के जेड वाली 13 वाली हैं कि नहीं? बाजी को अपने बंदे भी नहीं याद। अच्छा, नहीं वो किरण दूसरी है। मैंने कहा शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, कह रहा मैं 2019 में दुआ सेशन में आता रहा हूँ, उस वक्त तो और छोटा होगा। ठीक, खैर, तो सवाल यही था आपका, जवाब मिल गया? जी सर मिल गया। वो चीटिंग मैंने कराई थी आपको। सर हमेशा मतलब अम्मी भी कहती हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं ये अमूमन चीटिंग करवा दिया करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। चीटिंग भी सर मतलब इस तरह की कि मुझे एक एग्जांपल ये समझा रही थी बच्चे कि ये हीर रांझा वाली जो कहानी है ना, ये मतलब तब ना नई नई फिल्म देखी थी मैंने, तो उसके अंदर बताते हैं कि ये जो है ना जो हीर और रांझा है ना एक दूसरे से बेलौस किस्म का इश्क करते हैं। फिर अम्मी मुझे मतलब ज़रा इसकी डिस्क्रिप्शन समझा रही थी कि बेसिकली इन दोनों को एक दूसरे में रब नज़र आ रहा था। इन लोगों का जो मतलब सारा इश्क था ना, वो एक दूसरे के वजूद से नहीं था, ये उस डिवाइन पावर से था जो कि वो उनको एक दूसरे में नज़र आ रही थी। बिल्कुल। तो मतलब ये सवाल जो है ना ज़रा मैं अपने ऊपर आके पूछ रहा था उनसे, समझ तो आप गई होंगे सर। तो ये फिर मुझे इस तरह बता रही थी कि डॉक्टर साहब जो है ना अपने जो जितने भी मुरीद हैं ना उनको भी एक तरीके से चीटिंग करवा देते हैं, इस तरह के वो बता देते हैं कि भाईजान ये हकीकत में आखिर चीज़ क्या है, उनको मार खा के नहीं समझने का मौका दे रहे होते इस वजह से। पता नहीं, अब मैं नहीं इस पर कुछ बोलता, क्योंकि बहरहाल मैं इस तरह के कवानीन कि आज या कल शायद अमेरिका ने, मैं खुद नहीं सुना, मुझे भाई बता रहा था कि ईरान में कोई प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो उनकी पुलिस ने या उनके जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने सख्ती की प्रोटेस्टर्स पे या जुलूस पे, शायद फायरिंग हुई। तो साथ ही अमेरिका बहादुर का मैसेज आ गया या इंसानी हकूक़ वालों का आ गया या एमनेस्टी इंटरनेशनल का आ गया कि ख़बरदार, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी की निशानी है, वो हक है। अब अगर किसी ने फायरिंग की तो हम हमला कर देंगे ईरान पे।
मैं क्या ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ भी पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे हमने अमेरिका की क्या किया तो ये है दो रंगी ठीक है। फिर अभी वेनेजुएला का क्या कसूर है आप लोग मुझे बताओ कि उनके प्रेसिडेंट को जाके उठा लाए हैं या उनके हुक्मरान को उसके बेगम समेत और उसके खिलाफ मुकदमा भी शुरू हो गया अपने मुल्क में ठीक है। असल जुर्म ये है वेनेजुएला का आप बताओ क्या है यंग जनरेशन को ये पता होना चाहिए पेट्रोल सर पेट्रोल ठीक है रिसोर्सेज और रिसोर्सेज है उनके पास मदनियात और सारा कुछ सेम गोल्ड वही कसूर है जो बलूचिस्तान का है ज़बरदस्त जान गए हो तो अब अगर वो हुक्मरान है और उसके ये कवानीन है और मैं तुम्हें एमिड डंडे के साथ मौलाना फजलुर रहमान की तरह कहूँ कि आप 73 के आइन के मुताबिक बिल जमा कराएं लाइन में लग के ठीक है। गरीब बंदा उसको खाना खाने को दे नहीं रहे वो आइन के मुताबिक बिल जमा कराए और ये खैर से बिल छोड़ के कुछ भी ना जमा कराएं वो कितनी की देर चलेगा ये ठीक। लेकिन वो तो हम सबक नहीं देते हमने तो अल्लाह की तरफ ही ध्यान करना है ठीक। तो जब इन्होंने इस तरह के इम्तिहान रखे होते हैं पेपर शेपर ठीक है उस हाल में 100 में से 90 पैसे दे के पेपर कर रहे होते हैं तेरे को पैसे भी कोई नहीं तो मैं तुम्हें इस्लामियात भी पढ़ा दिया बेटा ईमानदारी से इधर उधर नहीं देखना कोल चैट जीपीटियाँ खुलियाँ ने पैसे तेरे खीसे च नहीं ऊपर से इस्लाम में तुम्हें पढ़ा दूँ जो ये कवानीन बनाने वाले हैं उनके बच्चे वैसे ही पास हो जाएं घर बैठे ही तो कितनी की देर मेरी बात मानेगा। बिल्कुल सर ऐसे ही है ठीक है एग्ज़ाम लेवल पे करप्शन तो बाकायदा अपने कॉलेज में अपनी आंखों मतलब अपनी देखी सुनी बातें हैं सारी जो आप बता रही हैं ऐसा होता है। तो सर अब आगे जाकर अपने बारे में मैंने यही किया कि इंजीनियरिंग से पंगा लेने का मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और आगे बस BS जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ही कर लूँगा जर्नलिज्म सीधा। जो अल्लाह को मंजूर बच्चे जो दिल में आता है दिल की पहली आवाज़ पे चलते जाओ से दिल का पहला ही थॉट है इस वजह से जो दिल कहता है जर्नलिज्म इतना आसान नहीं है इस मुल्क में। बिल्कुल सर आगे ये तो अभी मैं इतने पे रो रहा हूँ आगे और मारे कुटे बहुत हैं जर्नलिज्म में तो कोई नहीं लिफाफा पढ़ ली करी नहीं सर हज भी कराते हैं वो हज भी कराते हैं सर मेरा खैर मेरा तो नहीं एक बड़ा अच्छा कोड मैंने कहीं पढ़ा था यू कैन बी एन लाइव हीरो और अ डेड कावर्ड सीधी सी बात है सर अब वही चीज़ है। और हुसैनियत पर डटने वाली बात जो सर आपसे हमने सीखी है उसके बाद ये वाला ख्याल भी मेरे दिमाग में बहुत दफ़ा आया यार कि बहुत से टाइम्स ऐसे होंगे कि जिधर आपकी काबिलियत को देख के बड़े बड़े लोग ये कहेंगे यार या तो लिफाफा पकड़ ले या बेटा डाला तैयार है तेरे लिए तो फिर अब डाला ही कर लेंगे सर क्या ही हो सकता है। लिफाफा पकड़ कर सर ज़मीर बेचने वाली बात है डाला एंड में अडियाला जाता है कोई नहीं सर अल्लाह खैर करे। अगले नाम भी नहीं लेने देते इमरान खान का। फिर सर जो अल्लाह को मंजूर है उससे आगे चलो जो अल्लाह को मंजूर मैं तो यही कहूँगा मैं तो कह रहा भाई इमरान खान ना बनो। नहीं सर इमरान खान वाली बात भी नहीं है ये खैर मेरा भी साहब बनो डिक्की बर्ड बनो जितनी वक्त फैसला दे के मैच हरवा दो सर ये अभी मेरा बनो सर मेरा भी रूहानियत का लेवल उतना ऊपर गया नहीं लेकिन बाबा जी की एक वीडियो मैंने देखी थी और उसके अंदर वो ये बात मतलब बड़ी हाईलाइट करके कह रहे थे कि आज भी हम हक की आवाज़ उठाते हैं जब भी उठाते हैं तो लोग हमें जेलों में और ठोकरों में रखते हैं और हक की आवाज़ उठाने पे ही हमें पीर काकी ताड़ का नाम दिया गया और ये नाम भी उन लोगों ने दिया था उन तवाइफों के शदाई लोगों ने जो कि हीरा मंडी में आते थे और मतलब एट फर्स्ट ग्लांस बाबा जी को देख के यही कहते थे हमारी तरह का कोई रंगीन मिजाज बाबा होगा ये भी यकीन। लेकिन फ़र्क किधर था कि बाबा जी हक की आवाज़ के लिए खड़े हुए और उसी वजह से ही मतलब उनको ये सारे अलकाबात दिए गए। तो सर आपको नहीं लगता कि हक की आवाज़ इज़ समथिंग मोर देन जस्ट एन इमरान खान जोक? नहीं, और ये होनी भी चाहिए। जोक नहीं है बेटा, इमरान खान एक बहुत बड़ी हकीकत और सच है
और खरा सच है। मैं आप में एक छोटा सा इमरान खान देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक मुनाफिक बुज़दिल आदमी हूँ। मेरे में नहीं मजा आके डाले शाले डाले जाने की, ठीक है। तो मैं यही कर सकता हूँ। पहले मैंने शुरू में बड़ा इमरान खान किया। मेरा फेसबुक की जो लाइक्स हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो 2,04,000 पे 2 साल से रुके हुए हैं। पता चला इतना रिपोर्ट किया उसकी सर्कुलेशन नहीं है। पहले जब वीडियोस हमारे यहाँ दुआ सेशन ख़त्म होता था तो फेसबुक की वीडियो 80 to 90,000 देखी गई होती थी, चाहे 2 मिनट 4 मिनट किसी की भी होती थी, देखी होती। अब वो 10,000 में नहीं होती। हाँ, यूट्यूब जो है वो वैसे की वैसे है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब के मालिक कौन सी कंपनी है, मेटा, और यूट्यूब पे कौन है और फेसबुक पे कौन है। सर फेसबुक पे तो मार्क जकरबर्ग है और यूट्यूब वो कट्टरवादी है, बिल्कुल सर, जूइश है वैसे टू बी अप्रॉक्सिमेट, ठीक है। वो कट्टर ज्यू है। कट्टर ज्यूज जो हैं वो क्यों इमरान खान के खिलाफ है? वो पूरी एक लॉबी है, ठीक है। दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, राइट। उनकी नज़र होती है हर चीज़ पे, छोटी सी चीज़ को भी। दे निप द इवल इन द बड की बात है ना, वो हक की बात को भी कहीं से भी कोई सजा है, वो पहले उनकी नज़र है आपके ऊपर हर जगह पे। बिल्कुल सर। हमारी यह मजबूरी है, हम टेक्नोलॉजी छोटी से लेके हर चीज़ में उनके महकूम है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और हमारी नज़र जो स्क्रीन पे चल रही होती है उसको बड़ी अच्छी तरह उधर से वो रीड हो रही होती है। तो हमारे माइंड को, हमारी आँख की जुम्बश, हमारे पुतली की हरकत से हमारा टोटल डिजिटल इम्प्रेशन जो है वो जा रहा होता है, ठीक। और वो हर इंसान का स्पेसिफिक है। उसके मुताबिक वो पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, उसके मुताबिक वो ट्रेंड्स डिसाइड करते हैं, उसके मुताबिक वो आपको एक ख़ास एल्गोरिदम पे चढ़ा देते हैं। आपके सामने वही आता रहता है, बिल्कुल सर, ठीक है जी। और आप इम्प्रेस होते रहते हैं कि यार मैं तो अभी सोच ही रहा था उस्ताद दामन का, मैं अभी बात कर रहा था और ये उस्ताद दामन की वीडियोज़ ही खुलनी शुरू हो गई। बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है। ठीक है, वो ऐसे है। तो वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और ये आज नहीं, ये वो आज से 30-40 साल पहले ये टेक्नोलॉजी ले चुके थे। बिल्कुल सर, ठीक है, जब उन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स को वो प्रोवाइड की है कि वो अपनी आंखों से टाइप कर रहा था, आज वो आम पेशेंट मंगवा के कर लेता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का या कोई ऐसा पैरालाइज्ड पेशेंट। तो अमेरिका से वो गैजेट्स आम अब पब्लिक को मिल जाते हैं। जब वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे और आपके फ़ोन में 24 घंटे ऑन होंगे तो उसको तो बड़ी तेज़ी से वो डाटा एनालाइज भी करेंगे, उसके मुताबिक पॉलिसी बनाएंगे, उसके मुताबिक वो आपको आपके दिमागों को रूल करेंगे। अब इन दिमागों के ऊपर तो रूल हो सकता है, बिल्कुल सर, दिलों पे नहीं हो सकता। लेकिन दिलों में अगर बुत होंगे तो दिमाग के अंडर रहेंगे, ख्वाहिशात के अंडर रहेंगे। ठीक है, दिल में अगर अल्लाह होगा तो फिर आप मरते हुए भी पानी अपने भाई को पिलाएंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है, वो जज्बा अगर होगा, वो इखलाकियात अगर मुसलमानों में आ गई, ठीक है, तो फिर मोमिन है बेतैक भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। बेशक। तो मोमिन हो तो मोमिन के पास वाय अल्लाह के कुछ नहीं होता। सर, ऐसे ही। वो ऐसे है, वो मानता है अल्लाह को और जानता भी है। ठीक है, और सिवाय उसके वो किसी और को कुछ नहीं जानता। बिल्कुल सर, वो फिर डर जाता है। ठीक, जी सर। उसके इर्द गिर्द फिर जितना गंद होता है रब उसको साफ भी करता है, नंगा भी करता है कि तू जिन्हें अपना समझ रहा था इन सारों की भी ये हकीकत है। उनमें जो दिल से उसके साथ होते हैं वो डटते जाते हैं, वो साथ रहते हैं, बाकी पारे हो जाते हैं, नंगे होते जाते हैं। बिल्कुल सर, टेस्ट उसकी ग्रिल सख्त से सख्त होती जाती है। ठीक है, लेकिन बहरहाल जो उसका इरादा है वो पूरा हो के रहता है और हो के रहेगा। बेशक सर, ऐसे ही ठीक है। है, सब देखेंगे। हम भी बिल्कुल देखेंगे। सर, इन बातों पे तो अमूमन मेरी अपने वालिद साहब से भी बहस हो जाती है। सर ये तो अभी हमारा आप कह रहे हैं कि टाइम है कि जिधर जी नए अब हम लोग नए जवान हो रहे हैं अपनी तरफ से, जी हमने भी बड़ी मूछ वूछ मरोड़ के रखी हुई है कि हाँ जी अब हम जदीदिया आ गए हैं, अब आप लोगों का जितना पुराना निज़ाम है सारा पीछे हटता जाए। और एक बार तो वालिद साहब को बड़ा जोश में आके मैंने कह भी दिया था कि आप लोगों के निज़ाम में अब आखिरी, आप लोगों के निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील अब ठुक चुका। आप लोगों का निज़ाम सारा पीछे कि अब सारा कुछ जेन जीज ने ही कंट्रोल करना, रेवोल्यूशन भी इन्हीं से ही है।
लेकिन एट द सेम टाइम अबू मतलब जितनी सर्टेनिटी के साथ ये सारा कुछ कह रहे होते हैं कि बेटा इतनी आसानी से नहीं, मेरे पे रखा हुआ। तो ये मतलब एक बड़ी अंदर ही अंदर बात हो रही होती है कि सर के जो पिछली सपोर्ट है उसके बगैर क्या अगला रेवोल्यूशन नहीं आ सकता वाकई में? यानी कि अब जेन जी इससे पीछे कौन है? जेन एक्स हैं या मिलेनियल्स हैं जो कि हमारे पेरेंट्स हैं, या फिर ज़रा ओल्ड एजेस के लोग हो गए सर, तो इनके बगैर जेन जी क्या कुछ भी नहीं है? बेटा वो एम नहीं, किसी ने इकबाल ने कहा कि सबात एक तगैर को है ज़माने में, ठीक है, चेंज इज़ इनएविटेबल, वो तो आनी होती है, ज़माने की चाल ऐसी है, रब का निज़ाम ऐसा है, ये कायनात मुसलसल अभी फैल रही है, ठीक है, दम बदम आ रही है सदाए कुन फयकुन, उसमें एक अच्छा वक्त आना ही आना है, फिर उसके बावजूद इंसान ने उसके बाद भी फिर वर्स करना है, फिर एंड पे वो वक्त भी आना है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह में उससे पहले ले जाए, कि लोग कहेंगे कि हाँ मेरे दादा से मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह टाइप कुछ सुना हुआ है, ठीक है, रब कुरान उठा लेगा जी सर। वो ऐसे भी लोग होंगे ज़मीन पे, फिर बस दौर आएगा वो, और फिर कायनात क़यामत और वो सारा कुछ, वो तो उसका निज़ाम है, उसने जो कुछ क्योंकि सर मेरे जैसे नौजवानों को स्पेशली जो कि पॉलिटिक्स और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन रहते हैं, ये आमरीत का जो जबर है सर, ये बहुत ज़्यादा हमें आप कह लें कि अंदर ही अंदर हमारे आग लगा डालता है कि आखिर क्यों? मतलब ये चमड़े के जो दो बूट हैं इनकी धमक से क्यों पूरा मुल्क हिलता है? ये सियासी गुफ्तगू हो जाएगी, ठीक है, जो आर्मी चलें का सर, अगर इदारा है वो तो ऐसा नहीं है, अगर उसमें कोई लोग, हर अदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, फिर पीछे से मैंने कहा ना कि पीछे से जो कंट्रोलिंग पावर्स हैं इंटरनेशनल, जी सर, उनके हिसाब से आपके यहाँ जो लॉयल लोग भी हैं, जो लोग मुल्क से भी मुखलिस हैं या अपनी कौम से भी मुखलिस हैं, उन्हें भी बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, डिप्लोमेटिकली चलना पड़ता है। बिल्कुल सर, आपके सामने अभी उन्होंने जो वेनेजुएला का हाल किया, बिल्कुल सर, तो वो सैयदना अली मुर्तज़ा वाला जज्बा या मौला हुसैन वाला जज्बा या सरकार दो आलम की मुकम्मल इत्तबा वो हमारे में है नहीं है, बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल, तो आपको पॉलिटिक्स खेलनी पड़ती है, जिस तरह इसी अमेरिका ने चीखा था, मुशर्रफ साहब जो भी उनकी खामियां गलतियां थी वो अपनी जगह थी, जो भी वो करते रहे, लेकिन उनको टॉपल करना पड़ गया आखिर में उन्हें, और उन्होंने चीखे बाद में कि ये हमें डबल क्रॉस नहीं ट्रिपल क्रॉस कर गया, बिल्कुल, ठीक, जी सर, उनका अपना ही ये कहना है, उनके बड़ों का मानना है जो बहुत बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, कि हम बड़ी मेहनत से बंदा तैयार करके लाते हैं और प्लान ए बी सी या उस बंदे के बाद दूसरा तीसरा भी सोचा होता है हमने, और उस तरह से ला के हम लाते हैं सारा अपनी प्लान के मुताबिक, लेकिन ये बंदा जब इस हुकूमत में आता है या आता है हमारी मर्ज़ी की जगह पे, तो वो थोड़ी देर तो हमारी मर्ज़ी के फैसले करता है, उसके बाद पता नहीं उसको क्या बदहज़मी होती है, क्या होता है कि वो हमें डबल क्रॉस कर जाता है। उन्हें अयूब खान को भी कुत्ता करके उतारना पड़ा था, पहले उन्होंने उस पर बड़ी मेहनत की, उसको ऊपर लेके आए, बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल, लेकिन फिर जलील किया, भुट्टो साहब को बड़ी मेहनत से ऊपर लेके आए, बिल्कुल सर, लेकिन फिर बाद में भुट्टो साहब को भी फांसी दिलवाई। बेशक, ये कहानी है पाकिस्तान की, बिल्कुल ज़िया सर, साहब का भी त्यारा आखिर में उन्हें फाड़ना पड़ गया ना, वो अपनी चालें चलते हैं, रब अपनी चाल चलता है, बिल्कुल सर, ऐसे ही, उसका कोई पता नहीं वो कब किसका दिल बदल दे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम चाहें कि बिल्कुल इस्लाम की वो निशातुस्सानियाँ हो जाए जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में थी, ठीक है, अल्लाह के प्लान में नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है, आप 700 साल सल्तनत उस्मानिया आपकी चली है, टर्किश एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर थी, हिस्ट्री में इतनी बड़ी एम्पायर नहीं है, 700 साल भी चली है,
आखिरकार ज़वाल भी हुआ। बिल्कुल सर। उसका एक निज़ाम है, वो कौमों के दरमियान हालात अदलता बदलता भी रहता है। वो कभी कभार आपको हुक्मरानी दे के, पैसे दे के, याशी दे के, हर चीज़ दे के आजमाता है। कभी कभार वो आपसे सब कुछ ले के भी आजमाता है। ठीक है, उसके हज़ार रंग हैं। उसको हर तरह से याद रखना और उसका शुक्रगुजार रहना, ये खेल अगर हो फिर school.com है। इंसान का मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा इसको दे दिया जाए, फरावानी में भी दिया जाए, हुकूमत, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, ये तब भी बोर हो जाता है, तब भी अल्लाह को छोड़ देता है। और अगर ये इंतहाई गुर्बत में चला जाए तो सबसे पहले जो चीज़ जाती है ईमान ही जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गुर्बत में भी ईमान पे कायम रहें, या बहुत ज़्यादा ताकत, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत होते हुए भी ईमान पे कायम रहें, ये अल्लाह के बड़े लाडले, बड़े ख़ास होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों पार्टियां बराबर तो नहीं ना हो सकती। एक वो जो ज़रा सी मुसीबत आने पे अल्लाह छोड़ दे, भूल जाए, या ज़रा सी तोंद भर जाने पे अल्लाह भूल जाए, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इनको वो डिफ्रेंशिएट करता है, हमारे लिए हमें दिखाता है। कई बार हिस्ट्री भरी पड़ी है, आप कहते हैं मुझे भी लगता था कहानियाँ हैं, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद सुना रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो स्ट्रगल है, बाप से शुरू हुए हैं वो, और फिर बादशाह तक से जा भिड़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की जो स्ट्रगल है फ़िरौन के अगेंस्ट है, जादूगरों से लेके और हर तरह की कोशिश। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मोजज़ात दिए हैं, वो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में वो सिर्फ मेरा 2 मोजज़े दिखा देते ना, 1 या 2, तो ये सारा इलाका जो है ना, असी तो उन्होंने दीवाने होना सी, क्योंकि असी तो करामतां मंगने हैं। ये इलाका जो है, ये तो इस तरह की चीज़ों पे जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, ये इलाका जितना है, तो इन्होंने सदियों पुरानी देवी देवताओं की शक्तियाँ याद रखी हुई हैं। ठीक है, रावण सीता को ले आया, और वो कौन था, हनुमान जी और सारे। तो अगर जेनुअन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इधर आ जाते ना, तो वो एक मुर्दा जिंदा कर देते, एक कबूतर मट्टी का बना के फूंक मार के परिंदा उड़ा देते, इन्हें सारे सजदे डिगे होने, अज तक नहीं उठना। लेकिन रब उसी कौम की तरफ लाया है, वो ऐसे यहूदी ढीठ कौम है, वो इतने ज़्यादा मोजज़ात हैं उनके, वो जिंदा, मतलब उनका पहला सांस ही मोजज़ा है, पैदाइश ही मोजज़ा है, और उनका इस दुनिया से उठ जाना, गायब होना, वो भी मोजज़ा है, थ्रू आउट मोजज़ा है। लेकिन ऐसे बदबख्त हैं कि वो नहीं माने। ठीक, बिल्कुल सर। हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, उनका जिंदा मौजज़ा कुरान हमारे में मौजूद है। लेकिन ये हुआ है कि हम वो सब छोड़ के, भूल के, और उस लाइफ स्टाइल को जो उन्होंने हमें लाइफ स्टाइल सिखाया, वो लाइफ स्टाइल हमने छोड़ दिया हुआ। वो मुआशरत आपस में, वो प्यार, मोहब्बत, इसार, रवादारी। अब अगर मैं इस कमरे में यंग जनरेशन से पूछूं इसार का क्या मीनिंग है, इसार और एहसान में क्या फ़र्क है, उन्हें नहीं पता। उनके लिए ये लफ्ज़ है। ठीक है, बिल्कुल सर। और अगर ये प्रैक्टिकल में घर से ही, पूरे घर में ही ऐसा हो, हमारे अब ये डिबेट्स हो रही हैं कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है कि बुरा है कि लानत है। ठीक है, और हम वो मगरिब के रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक, और मुझे इस मरतबा भी शादी में वो फॉरेन गेस्ट कोई 1-2 अगर आए हुए थे, तो बड़े हैरान होकर वो पूछते हैं कि आपकी फैमिली वैल्यूज़। आज भी हम याद कर रहे थे तारिक साहब की शादी में, उनका टीचर था जो सुपरवाइज़र था पीएचडी का वहाँ स्विट्ज़रलैंड में, वो, उसकी वाइफ और 2-3 और स्टूडेंट्स थे जो जैपनीज़ थे, उसके फेलोज़, वो साथ थे, तो वो सारे आए थे। अब वो शादी उन्होंने बड़ी इंजॉय की, शादी में वो शामिल रहे, मेहंदी का फंक्शन देख रहे हैं, हल्ला गुल्ला हमारा देख रहे हैं, लेकिन बड़े हैरान होते थे कि ये इकट्ठे रह रहे हैं, फिर ये अपनी वालदा के साथ इनका क्या ताल्लुक़ है, कैसे है, अपनी बीवियों से कैसी, वो बड़े कीन ऑब्जर्वर होते हैं। और जब मुझे याद है कि तारिक की जो दुल्हन थी, अब बारात ने वापस अब जब आना था, रुखसी का फंक्शन हुआ, यह एक फाइनल मोमेंट थी,
तो दुल्हन रो पड़ती है, ज़ाहिर बात है। एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है काकियों का ये कि एकदम से अपना वो घर बार वो सब छोड़ देना और बिल्कुल अनजान तरफ चल पड़ना। वो एकदम सच्ची बात हो तो वैसे ही होता है जैसे उस घर के लिए तो वो मर जाती है उस दिन। एक किस्म की अर्थी जनाजा, यानी वो एकदम चले गई वहाँ से। अब वो पराई, वो उनकी हो गई। जीता जागता इंसान, तो जिस तरह किसी की डेथ हो तो वो चारपाई घर से निकलती है तो बच्चे, उसके करीबी अजीज, उसकी बीवी, बहनें, माँ बाप रो रहे होते हैं। शादी का होता खुशी का मौका है, लेकिन हमारे कल्चर में वो टाइम जब आता है रो ही पड़ते हैं सारे। वो दुल्हन वाले तो रो रहे थे, हालांकि वो उनकी बहन भी कोई नहीं थी। एक भाई है जो तारीखी मिसेज हैं, भाभी नौशाबा, तो अब्बू थे, अम्मी थे। लेकिन हमारी साइड की भी कुछ ख़वातीन और कुछ मर्द हज़रात रो पड़े। सीन ही ऐसा होता है या मौका ऐसा होता है या अपने ही वक्त को याद आ जाता है औरतों को। बिल्कुल सर, वाइब भी सर ऐसी ही होती है। है जी, मैं कह रहा हूँ सर, मौके की वाइब भी कुछ ऐसी वाइब होती है। ऐसी होती है ना। तो वो जो गोरा था, पॉलिश था, वो वैसे पीएचडी लॉरेट था बहुत बड़ा, बाद में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ाता रहा। वो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी बीवी जर्मन थी, वो भी उसे देखती रही, फिर उसे अपनी लैंग्वेज में बोलती रही। हम लोगों ने देखा कि इसको क्या हुआ है। और वो जैपनीज़ जो दोनों लड़के थे, वो तारीख के क्लास फेलोज़ या पीएचडी कर रहे थे साथ, वो इतने कीन थे कि वो जहाँ खाना पक रहा था, मैंने देखा था, वो उधर जाके देग के ऊपर उनसे पूछते रहे कि इसके अंदर, इसके नीचे लकड़ियाँ कितनी लगानी होती है। तुम्हें कैसे पता है इसके अंदर कितने पर्सन का खाना आएगा? उसमें रेसिपी तुम डिसाइड कैसे करते हो? इतना ज़्यादा खाना उसमें कम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब तुम कैसे डिसाइड करते हो? उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही थी कि कोई मैथमेटिकल फार्मूला है ही नहीं। ये चाचा नाई जड़ा है, ये पुराना नाई है खानदानी साडा, ਇਹਦਾ खाना हमेशा लोगों ने उंगलियां चटियां ने, कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन वो हमें भी परेशान होकर कह रहे थे कि आर यू श्योर ही विल मेक द थिंग? यू टोल्ड अस दैट 200 पीपल आर इनवाइटेड। ऐसी कि आहो ठीक है। फिर वो देख के अंदर खुद करछे शर्चे सारा दिन चलाते रहे, पागल हो गए उधर कि ये क्या है, मतलब वो अपनी साइंस समझी जा रहे थे। लेकिन जब वो रुखसती वाला दिन आया और रुखसती का टाइम आया तो वो पहले परेशान होते रहे। उनकी ऑब्जर्वेशंस वैसे ये थी, ठीक है, दोनों की शादियां नहीं हुई थी। वो उन्होंने कहा कि वेल, जो ब्राइड है वो तो रो रही थी, हमें समझ नहीं आई। आई थिंक सम काइंड ऑफ ऑपरेशन इज देयर, उन्हें कुछ ज़बरदस्ती हो रही, उन्होंने ख्याल से, ठीक है। तो जिहड़ा लड़ है ना, ये बड़ा खुश है, रोया नहीं, उन्हें कोई पता नहीं क्या है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन है, उनका एंगल था। लेकिन वो जो साइंटिस्ट था, यूरिक जो था, उसको तारिक ने दूसरे दिन वलीमे पे किट लगाई कि तू क्यों रो पड़ा था। उसने कहा कि तारिक, एक तो मैं जिस दिन से, परसों से जब से मैं आया हूँ ना, मैं तुम लोगों का ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये जो फैमिली वैल्यूज़ और टाइज़ हैं, मुझे अपना पोलैंड याद आ रहा है। वहाँ थोड़ी सी अभी थी, जर्मनी में आके, स्विट्ज़रलैंड में आके ये भी ख़त्म हो गई हैं। लेकिन मैं एक तो इन सारी चीज़ों को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और हम लोग इसी में मार खा रहे हैं और हमारे अंदर सुकून नहीं है। मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, छोटा सा घर है, बंदे इतने ज़्यादा हैं, लेकिन तुम लोग बड़े आराम से रह रहे हो। ऊपर से तुम्हारे इस्लाम में तो पर्दा भी है, प्राइवेसियाँ भी हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन ये जो मोमेंट थी ना, जब वो दुल्हन रो रही थी, उसके घर वाले रो रहे थे, तो मेरे सामने मेरी तीनों बेटियां आ गईं और मुझे एकदम एहसास हुआ कि मैंने भी उन तीनों को रुखसत करना है, उन्होंने भी जाना है, और पता नहीं मेरे जैसा खबीस ही इन्होंने टक्कर जाए। तो मैं बस ऑटोमेटिकली मुझे रोना आ गया कि ये, मैं तीन बेटियों का मैं भी बाप हूँ। उसकी अपनी फीलिंग्स थी, उन जापानियों की अपनी थी। और मैं पिछली बार ने बताया था कि तारिक साहब ने जब पीएचडी की तो वहाँ जो उनकी पोस्ट डॉक्टरेट जब कर रहे थे, तो वहाँ कोई बाबरा खान थी, कोई बहुत मशहूर नोबल लॉरिएट थी माइक्रोबायोलॉजी की, वो ज्यूइश थी। कहता है कि वो उस दिन मुझे परेशान लग रही थी, तो मुझे समझ ना आया कि ये इंटरेस्ट नहीं, इतने बंदे आए हुए हैं, दूसरे भी नोबल वो पीएचडी स्कॉलर्स आए होते हैं, टीचर्स आए होते हैं। कहता है मैंने खैर अपना थीसिस डिफेंड किया, सारा कुछ ख़त्म हुआ। शाम को पार्टी में उसने मेरी बेगम को स्पेशली पूछा
कि तुम लोगों की अरेंज मैरिज भी माशाल्लाह कामयाब होती है, हमारी लव मैरिज भी नाकाम होती है। अभी वो बात कर रहे थे ना कि है तो लव मैरिज है, तो पता नहीं क्या बात है, उनकी लड़ाई है या क्या है। तो मेरा बेटा जो है, हमने मैरिज ही ख़त्म कर दिया। मेरा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 10 साल से रह रहा है, 3 बच्चे हैं। शादी उन्होंने इसलिए नहीं की थी कि कल को डाइवोर्स हुई तो वो लीगल बड़े मसले होते हैं। आज उसने सुबह से मुझे बताया है कि हमने 10 साल बाद फैसला किया कि हमारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो हमने जो ना एक दूसरे को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। तो मैंने दोनों से पूछा बारी बारी कि बच्चों का क्या करना है, तो दोनों ही स्पॉन्टेनियसली कह रहे हैं कि इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। उन बच्चों को दोनों ही नहीं ओन कर रहे। और ये जो दादी नुमा अम्मा थी, ये अब परेशान हो रही है। तो तारिक साहब वो कह रही है कि वो क्या फार्मूला है जिससे तुम लोगों की अरेंज मैरिजेस भी ज़्यादातर कामयाब होती हैं, और हमारी जो लव मैरिज छोड़ ये जो रिलेशनशिप है 10 साल का, जिसमें उन्होंने सिर्फ इसलिए शादी नहीं की कि हम पहले अंडरस्टैंडिंग कर लें, उस अंडरस्टैंडिंग करते करते 3 बच्चे भी पैदा कर लिए हैं और अब आराम से कह रहे हैं कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, अस्सलाम वालेकुम। तो तारिक से पूछ रही थी ये क्या बात है। मैंने पिछली बार इन सारों से कहा था कि बताओ क्या बात है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे डाइवोर्सेस नहीं होती, अब यहाँ भी बड़ी तेज़ी से खुदा न खास्ता डाइवोर्सेस भी बढ़ रही हैं। हलाल चीज़ों में वाहिद चीज़ है जो शैतान को बहुत पसंद है और अल्लाह को नापसंद है। पता नहीं मेरी कौम सोचती है कि नहीं, समझती है कि नहीं, और समझ के भी समझना चाहती है कि नहीं। सर दरअसल एक ये जो ओवरऑल एक मैकेवेलियन किस्म का माइंड, वो थोड़ा सा हिलाएंगे चल पड़ेगा। सर मैं कह रहा था कि ओवरऑल ये जो एक मैकेवेलियन किस्म का माइंडसेट है ना, ये आजकल बड़ा बड़ी स्पीड से सब कुछ ले आए, बाकी ले आए। तो जितने भी अब कुछ मिलेनियल्स भी और हमारी तरह के जेनजीज भी जो है ना, सिर्फ अपने फ़ायदे निकलवाने के लिए जो है ना कहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक हमारा काम हो जाना चाहिए, बाकी सारे खुदे नहीं लगे ना, उनको उनकी परवाह नहीं है। मतलब देखिए, जब रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा ना, ठीक है, और जस्टिस फॉर ऑल, इक्वलिटी नहीं रहेगी, तो फिर ये बाय हुक और बाय क्रुक वाले काम चलेंगे। ठीक है, आपसे पहले वाली जो जनरेशन है या हम लोग जो हैं, नो डाउट कि हमने ज़्यादातर मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है, और नज़रिया ज़रूरत हमारा ईजाद करता है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला, मुझे भी लगता है कि आप लोग चाहे देखने में ना इतने मजहबी हो, ना कोई इतनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं आप लोगों की, लेकिन जो मुझे आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद है वो ये है, या जिस बात में मैं खुश होता हूँ कि आप लोगों का अंदर साफ़ है। आप लोगों के अंदर जो आप बाहर हो वही अंदर हो। आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपनी डिमांड्स में और चीज़ों को देखने में। ठीक है, आप लोगों की अब ये जनरेशन क्योंकि इंटरनेट की जनरेशन है, आप लोगों के काफ़ी वैल्यूज़ इंटरनेट वाली भी हैं। पर्सनल स्पेस, प्राइवेसी, ये चीज़ें आप लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। स्टॉकिंग आप लोगों को बुरी लगती है, तो अब आप लोगों को पूंडी भी बुरी लगती होगी। ठीक है ना? बिल्कुल सर, ऐसे ही। उसकी जगह आप लोग ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ठीक है, और काकियाँ भी अब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही हैं। क्लासरूम्स में लड़के बल्कि अब अक़लियत में हैं, लड़कियाँ अक्सरियत में हैं। आगे जॉब्स पे भी आ रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि कुछ अरसे के बाद तकरीबन हर दफ्तर में लड़कियां ज़्यादा और मर्द कम होंगे, और जब वो टॉप पोजीशंस पे आ गई तो फिर हो सकता है इस तरह की वीडियोस भी बने कि मर्द बेचारा चोरी कैमरा लगा के तो फिर वो अपलोड करके देखें ये मुझे हरास कर रही है, ये देखें इसने मुझे छेड़ा है। ठीक है, अल्लाह ही बचाए।
हमारा जो सोशल फैब्रिक है, अगर हम इस्लाम पे रहेंगे, वो जेन जी हो, जेन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, अब तो मेरा ख्याल है स्मॉल लेटर से शुरू हो जाएगी आगे। सर जेन जी के आगे जेन अल्फा, अल्फा आ फिर गई ना, बीटा, फिर गैमा। बीटा, बस। तो जो मर्ज़ी आप नाम शाम करते जाएं, जो मर्ज़ी डिस्क्राइब करते जाएं, नेचर जो है ना उसको रोका नहीं जा सकता। नेचर रूथलेस है, उसने अपना रास्ता बनाना है। और अल्लाह ने इंसान को जिस फितरत पे पैदा किया है, उसने जब भी गैर फितरी होने की कोशिश की है, मार खाई है और बुरी तरह से खाई है। आज यूरोप, अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है, एडमिट कर रहे हैं कि उनका ग्रोथ रेट माइनसेस में है। कोई एक कंट्री नहीं है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वेल्थ जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है, वो यंग जनरेशन है। इसलिए वो यहाँ भी अनार्की पैदा करके यहाँ से लोगों को ज़्यादा को या मार दें या वो भागें इनके मुल्कों में और वहाँ जाके इनकी शर्तों पे वो नेशनैलिटी लें और जॉब्स लें, जो भी हो वो करें, लेकिन वो ग़ुलामी की ज़िंदगी शुरू करें। अलबत्ता ये उन्हें बात समझ नहीं आ रही कि इस तरह करके भी वो कितनी देर गुजारा करेंगे। उनकी अपनी जनरेशन कहाँ है? मल्टी कल्चरल जो सोसाइटी बनेगी, आज उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया में रिटायर हो गया, आज वो लास्ट टेस्ट खेल रहा है। जो उसका इंटरव्यू है, उसने बोल्डली उसमें कहा, वो खामोशी से खेलता था उस टीम में, उसने कहा कि मेरे जैसे जो और उस्मान ख्वाजा हैं, आज पढ़ा है नेट पे, देख ले कोई, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ ना ऐड कर दूँ। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये बार बार कहा गया था कि तुम ऑस्ट्रेलियाई टीम में नहीं खेल सकते, तुम पाकिस्तानी बॉर्न हो, तुम ऑस्ट्रेलियन नहीं हो, तुम्हारा रंग काला है और ये सारा। उसने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी सोसाइटी को, अगर हमने ग्रो करना है तो ये बायस, ये रेसिज्म ख़त्म करना होगा। मेरी बातों पे कोई गुस्सा ना करे, लेकिन मैंने टीम में रहते हुए भी मैनी टाइम्स इन चीज़ों को फेस किया। ठीक, उसके साथ उसने कहा कि आई एम, हालांकि उसकी बेगम ने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं और वो वेस्टर्न औरत है, लेकिन साथ वो कह रहा है बट आई एम ए प्राउड मुस्लिम, आई एम ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। जितना इस्लाम उसके पास है, उसके साथ उसको वहाँ सर्वाइव करना पड़ गया, उसने फ़ाइट किया। मुझे आज भी कोई माँ फ़ोन करके रो रही थी कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं मैं मशवरे नहीं देता, इश्क में मशवरा हराम है, एक लम्हे के लिए आप इश्क से बाहर आके मेरी बात सुन लें। मेरी 19 साल की बेटी है और एक 12 साल की बेटी है, हम इतने साल पहले इधर आए थे, तो हम सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान वापस आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो मेरे मियाँ कहते हैं मैं वहाँ क्या करूँगा, वो यहाँ बड़ी हाई टेक जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं बच्चे लेके उधर चली जाऊँ और वो यहाँ जॉब करते रहें, लेकिन फिर अकेली औरत की भी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और बच्चे पता नहीं काबू रहें ना रहें। मैंने कहा जी बच्चों ने ऐसा क्या आपको तंग कर दिया है, आप बच्चों की खातिर वापस क्यों आना चाह रहे हैं? इन्हीं बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर तो अब्बे जाके प्रदेश काटते हैं और वीज़े लेते हैं और डिंकियाँ लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अब ऐसा क्या मसला आ गया कि डॉक्टर साहब आप बस मुझे एक बार कह दें कि वहीं रहो या पाकिस्तान आ जाओ, आपको आपके बाबा जी की कसम। मैंने कहा बाबा जी ने मुझे कहा था कि तुमने मेरी कसमों पे ब्लैकमेल नहीं होना, आपका जो दिल कहता है वो करें। डॉक्टर साहब हमारी अगली नस्ल का सवाल है। मैंने कहा जी आपने जो डॉलर या पाउंड्स कमाए हैं वो आपको इसी शर्त पे दिए गए थे कि आपको जो नेशनलिटी दी गई थी वो इसी शर्त पे दी गई थी, आप अपनी नस्ल उनके हवाले करेंगे। आपको अब जब आपने अपनी माँ को गंदा किया था, माँ को छोटा किया था, बताया था कि हमारी माँ जो है भूखी नंगी है, इस काबिल नहीं है,
अब आपको माँ की क्यों याद आ रही है? अस्तगफुरुल्लाह डॉक्टर साहब, मैंने अपनी माँ के बारे में कभी ऐसे नहीं कहा। मैं कहा जी पाकिस्तान माँ है थोड़ी। फिर उन्हें बात समझ आई तो एकदम रो पड़ी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बेटी एक बार एक अंग्रेज़ के चक्कर में रही है, बड़ी मुश्किल से हम घर लाए हैं। हम ये नहीं चाहते दूसरी ऐसे हो जाए। और वो बिल्कुल ही वो जो बड़ी वाली है वो तो अब मज़हब और शादी और वो किसी बात पे सुनने को तैयार नहीं है। मैं कहा बाजी मैं तो पहले पता तो क्यों रोन रही है। ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जब ये बच्ची का ये सारा कुछ हुआ है, तुम्हारा फौरी फैसला क्या था? कहती डॉक्टर साहब मेरा दिल करता सी कि सीधे पाकिस्तान पहुंचा। तो मैं कहा फिर उसको क्यों नहीं सुन रही बात को? फिर डॉक्टर साहब वो बड़ी वाली नहीं मान रही। मैं कहा जी बड़ी वाली तो बॉर्न नहीं वहाँ की है, आप कह रही हैं नेशनैलिटी उसके पास है, उसके राइट्स है, वो तो अब आपको टिकने नहीं देगी। छोटी बचानी है तो बचा लें, या उन्हें ये कह के लाओ कि शादी पे जा रहे हैं या वहाँ जाना है या कुछ देर रहना है वहाँ पे, मैं मिस कर रही हूँ अपनी कंट्री को, एडवेंचर ये वो फला करके ले आओ। यहाँ के स्कूल्स वो कोई महफिल खारियों के पास दीना है कि वहाँ का गांव है उनका। मुझे कह रही डॉक्टर साहब उधर तो कॉलेज स्कूल है। मैं कहा जी आप इन्हें लाहौर या कराची लाएँ या इस्लामाबाद, ठीक है, वहाँ आप इन्हें दाखिल कराएँ, यहाँ के कल्चर्स में इन्हें शामिल करें, यहाँ की शादियाँ या रिश्तेदार जो है उनसे मिलवाएँ। फिर दूसरा मसला होता है वो डॉक्टर साहब वो सारे रिश्तेदार हमसे जेलस हैं, वो मेरी भाभी है मेरे पे जादू कराती हैं। मैं कहा नहीं, जिस तरह उन्होंने याद आ गया ना कि भाभी ने जादू नहीं कराया, भाभी सर ये जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये जो बात आपने बताई है ख़ुद भी मैंने देखी है। अभी मेरा एक दोस्त है, महद सदीकी नाम है उसका। नाम ना लो, हो सकता है वो पसंद ना करे। नहीं कोई बात नहीं। तो सर फ्रेंड है मेरा, स्कूल टाइम से फ्रेंड है, 6th क्लास से। SLS में मैं और वो साथ पढ़े हैं। तो अभी रिसेंटली उसने इस्लामाबाद की जो फास्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ से उसने BBA कर रहा था और यकीनन उसका भी 3rd या 4th सेमेस्टर था। तो अचानक जो है ना उसने फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया और भी कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह। बार मामला उसका बड़ा शेडी किस्म का था। तो अब वो जा रहा है फ्रांस। और हमारा अब जो फ्रेंड सर्कल है हमारा, अब 4 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक महद है और 2 और लड़के हैं। तो अब फ्रेंड सर्कल में उसकी सही एक हाइप मची हुई है कि हाँ जी अब भाईजान फ्रांस जा रहे हैं। ओवरऑल वो आखिरी दफ़ा जब हमसे मिला था तो बाकियों को भी मशवरे दे कि यार तुम लोग भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, तुम लोग भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, ये करो वो करो। एंड वैसे मतलब फ्रेंड्स एक दूसरे की फैमिली को इतना डिस्कस नहीं करते, बट आउट ऑफ द ब्लू उसने फैमिली वाला टॉपिक छेड़ ही दिया और उसने ये बातें हाईलाइट कर करके कहीं कि जी मेरी फुप्पो की बेटी है, उसको मेरे से ये इशू, उससे मैं नहीं मिला जी, हर रोज़ मैं अपने दादा अब्बू से दम करवा रहा हूँ कहीं नज़र ना लग जाए। तुम लोगों को भी मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि नज़र वाला फैक्टर बहुत है, ये वो बड़े अजीब तरीके से सुपरस्टिशियस हुआ और जैसे वो पहले कभी होता ही नहीं था। तो ये वाली चीज़ उनमें वाकई में बहुत देखी है कि इधर तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि यार वेस्टर्न कल्चर इज एवरीथिंग, लेकिन वहाँ जाकर इरादा बटेर करने की कोशिश करते हैं ना, इस मारे जाते हैं सारे। नहीं, वहाँ जाके वो जो बेसिक ट्रू रियलिटी है उसको तो फेस नहीं करते, फेस करना नहीं चाहते। बिल्कुल सर। यहाँ से सब कुछ गंदा करके गए होते हैं या उसको अंडरमाइन करके गए होते हैं। वहाँ के लिए जो जज्बे होते हैं वहाँ जाके तो वो पूरे नहीं होते। वापस आना भी मुश्किल लगता है तो यहाँ की नेगेटिव साइड्स को देखते हैं कि अपने आप को हौसला देने के लिए कि वहाँ ये था वो था। ऊपर से अम्मियाँ बताती हैं कि ससुराल बड़ा जालिम था, रिश्तेदार बड़े जालिम थे, या अब्बू बताते हैं। तो बच्चे बेचारे फंसे होते हैं, उन्हें ट्रू तो नहीं बात पता होती, उन्हें अपने माँ बाप की बात को लेना होता। फिर वहाँ पर जब ये स्पिरिचुअल हेल्प लेने लगते हैं, उन जगहों पे भी बहुत ज़्यादा पीर बैठ गए हैं जो 500 पाउंड का तावीज़ देते हैं और वो भी यही बताते हैं कि आपके ऊपर जिन भूत जादू है। तो अब अगर बर्मिंघम की मस्जिद का मौलाना जो जुमा पढ़ाता है वो अगर बताएगा उन्हें कि ये टिंगू जिन जो है ये 500 के पाउंड से जाएगा ताबीज़ से, तो वो तो बड़ा एक मतलब मजहबी मोहर लग गई उसके ऊपर, टिंगू जिन के ऊपर। बल्कि मेरा ख्याल है कई जिन हमें यहाँ से भेजने पड़ेगा, पुत्र मोहर लवा लिया, ठीक है, उधर है नहीं ना, उनके पास इतने जिन ही नहीं है जितने वो उन्होंने निकाले हुए हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों ने भी घर में यही कुछ सुना होता है। जब वो आपकी एज में आते हैं उन्हें काफ़ी हद तक रियलिटी का अंदाज़ा हो जाता है। फिर वो अम्मी अब्बा की बुलशिट को भी नहीं सुनते और अम्मी अब्बा ने बताया होता है कि पीछे तो है ही जो है ना डॉग शिट है,
ठीक है, तो उनका तो वाली वारस कोई नहीं बचता फिर। ठीक, वो जो थोड़ा सा अम्मी अब्बा की बात को ज़्यादा गौर से सुनता है, रिस्पेक्ट देता है, उसको यही पता होता है नज़र लगी हुई है, बेटा तेरा कसूर नहीं, तू फेल नहीं हुआ, तुझे नज़र लगी है फूफी की। ठीक है बेटी, तेरा कसूर नहीं है, ये ब्रेकअप नहीं हुआ, ये तुमने वो काले के चक्कर में मामे के मुंडे को नहीं तूने छोड़ा, ये असल में वो जो मामी है ना उसने तवीज़ कराया, क्योंकि वो अपनी भांजी के साथ शादी कराना चाहती। तो ये इस तरह के चूचू के मुरब्बे सुन सुना के वो बच्चे जो हैं वो जेन XYZ बन गए होते हैं। ठीक है, चलो काकी जी बीच में कलाम पढ़ लें, उन्होंने कुछ ढूंढ लिया। सही सर। ठीक है, माइक दो ताकि ब्रेक आए, फिर मैं नए लोगों से कुछ बात कर लूँ। तेरे से बात करते हुए मज़ा तो आ रहा है, लेकिन बुजुर्गान गुस्सा खा रहे हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला